तो आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर की जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर लिंक क्लिक करने से अगर आपका नहीं खुलता है तो फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं gkmonk.com, gkmonk.com, और उसके अंदर जाके सारे जितने भी पीडीएफ्स हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स हम लोग 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। एक पतंजलि जो अभी कोविड 19 का क्लेम किया उन्होंने, जो पूरा मुद्दा चल रहा है, तो किस प्रकार से क्या क्या उसके लीगल प्रोस्पेक्ट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे गवर्नेंस GS2 के अंतर्गत। फिर पहला आर्टिकल हमारा गन जर्म और स्टील क्राइसिस है। ये एक कांग्रेस के एक लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने लिखा था। ये मैं इंक्लूड नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें 4 5 6 ऐसे पॉइंट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो कंक्लूजन है उतना ज़्यादा हैंडी नहीं है, लेकिन जो 3 4 5 जो पॉइंट अंदर में है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। और बाकी जो नॉर्मल रेथोरिक चल रहा है वही है जो हमने अभी डिस्कस करके हम कुछ दिन से हम लोग चलते आ रहे हैं। डिस्कस करेंगे एक बार। थर्ड आर्टिकल है हमारा पैंडेमिक इम्पोजेस अ स्टील लर्निंग कर्व। तो किस प्रकार से जो स्टीप लर्निंग कर्व आया है हमारे इसमें ई लर्निंग में, कि बहुत सारे जो संस्थान हैं वो लोग अभी डिजिटल प्रोसेस ऑफ लेक्चरिंग में आए। तो ये जो पीडियोगोगिक जो चेंज आया, पीडियोगोगिक मतलब पढ़ाने के स्टाइल में जो चेंज आया है, उसके ऊपर ये लेक्चर है और किस प्रकार से और आगे तक चलेगा। काफ़ी अच्छा लीड आर्टिकल है, तो डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में हम लोग आज पूरे एडिटोरियल्स में ये 4 इश्यूज हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि डिस्कस करने लायक है। पहला, बिकॉज अभी आजकल बहुत ज़्यादा ई लर्निंग चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट भारत सरकार के थ्रू जो ई लर्निंग प्रोसेसेस है वो स्वयं NPTEL और स्वयं प्रभा है। स्वयं NPTEL पहले से था, स्वयं प्रभा बाद में आया। फिर गांधी जी भी इस प्रकार से एक कुछ चाहते थे कि यूनिवर्सल लर्निंग हो और डेमोक्रेटाइजेशन हो लर्निंग का। तो ई लर्निंग किस प्रकार से ये डेमोक्रेटाइजेशन कर रहा है वो गांधी जी नई तालीम के थ्रू हम लोग इन्फ्लुएंस करके देखेंगे। गांधी जी नई तालीम बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है। 2018 में प्रकाश जावड़ेकर ने इसको लॉन्च भी करा था और इंडिया लेवल पे ये चल भी रहा था बहुत दिन से, और चूंकि ये गांधी जी से रिलेटेड है तो यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक हो जाता है। तो ये डिस्कस करने काफ़ी वर्थ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्वयं और स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं पोर्टल आपने सुना होगा कुछ दिन पहले, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये लॉन्च किया गया था जुलाई 9 2017 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अंदर क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज जो है बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस के, स्ट्रीम्स के, वो लोग इस पोर्टल में अपलोडेड है। और इसके अंतर्गत जो है कि हायर एजुकेशन सब्जेक्ट्स के स्किल सेक्टर कोर्सेज, ये सारा कुछ लोग फ्री में अवेल करवा सकते हैं। भारत सरकार के क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा वो सारा कुछ जो लेक्चर्स है वो स्वयं पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है वेबसाइट पे, आप भी जाके चेक कर सकते हो। तो बेस्ट क्वालिटी हाई लर्निंग एजुकेशन जो है अफोर्डेबल कॉस्ट में, किसी किसी का कॉस्ट है जैसे, और वैसे भी कॉस्ट तो लगता ही है, जैसे नेट वेट अगर आप चार्ज करवाओगे आपको मोबाइल लैपटॉप खरीदने में, तो अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आप अगर हाई लर्निंग एजुकेशन हो तो ये जो एक क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। और इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ एकेडमिशियन बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, कंट्री वाइड से, वो पिक करके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC थ्रू स्वयं पोर्टल, ये भारत सरकार ने आपका इम्प्लीमेंट करवाया था। अभी स्वयं प्रभा क्या है, तो जब ये इम्प्लीमेंट करवाया स्वयं पोर्टल, तो बहुत लोगों के पास नेट नेट कनेक्शन नहीं है, गांव में नेट का ब्रॉडबैंड सेवा थोड़ा कमज़ोर है, या फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, किसी के पास मोबाइल एंड्रॉयड नहीं है, कुछ फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से, या फिर और कुछ अगर प्रॉब्लम उसके साथ चल सकता है, तो उनके लिए ये नया निकाला गया स्वयं प्रभा, जिसके अंदर 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स DTH के थ्रू अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री 24/7 चलाया जाएगा। और उस चैनल में, प्रॉपर चैनल में जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा करिकुलम बेस्ड अनुसार। मतलब बिहार सरकार भी करवा रही है और भी बहुत सारी जो संस्थाएं पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है कि वो करवा रही है। इसमें GSAT 15 सैटेलाइट का यूज। नेक्स्ट NPTEL क्या है। NPTEL बहुत दिन पहले से चल रहा है। जो इंजीनियरिंग से जो छात्र नाता रखते होंगे उनको NPTEL के बारे में पता होगा, क्योंकि NPTEL जो है वो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जो 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT है,
बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की। तो इनके थ्रू, और एक बैंगलोर का जो है आईआईएससी, तो इनके थ्रू बहुत सारे ऐसे मतलब कोर्सेज चलाए जाते हैं इंजीनियरिंग और साइंस के, जैसे फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे इस तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर वो थियोरेटिकल नॉलेज बताते हैं। थियोरेटिकल जितने भी, जैसे ड्राइव करने का कुछ फार्मूला, या फिर कोई थ्योरी, या फिर कोई कोई मैकेनिज्म, या फिर कोई मशीन के बारे में, तो वो सब के बारे में वो एनपीटीईएल के ऊपर बताते हैं। कि प्रैक्टिकल तो वो हैंड्स ऑन नहीं दे पाएंगे ना, तो वो थियोरेटिकल सारा कुछ वो मतलब लेक्चर के थ्रू बताते हैं। और ये जो प्रोग्राम है उनका 1999 से चल रहा है, और ये अभी फिलहाल तो यूट्यूब पे भी है, आप जाके सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, गांधी जी नई तालीम के बारे में देखिए। गांधी जी, ये अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आने वाला है उससे ये रिलेटेड है, कि ई लर्निंग जो अभी आजकल चल रहा है वो गांधी जी ई तालीम से कितना ज़्यादा रिलेटेड है। गांधी जी ई तालीम जो है वो गांधी जी अपने टाइम पे ये चाहते थे कि देखिए, जैसे उस टाइम पे जो एजुकेशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के लिए अवेलेबल था, और काफ़ी एक्सक्लूसिविटी, जिसके पास पैसे हैं या फिर जिसके पास ऐसा अफोर्डिंग वाला सीन है, जैसे मान लीजिए अब कर्ण का ही आप देख लीजिए एग्जाम्पल, जो महाभारत में था, तो उसके पास वो फिर भी अफोर्ड कर सकता था, लेकिन उसके पास ये मींस नहीं थे कि वो हायर एजुकेशन ले सके, जस्ट बिकॉज कि वो एक लोअर कास्ट का आदमी था। तो वो ये चीज़ काफ़ी अभी तक भी चलता आया था, हमारे 90s में भी चलता आया था आज़ादी से पहले, जिसमें जो लोअर शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं उनको स्कूल में काफ़ी इल ट्रीटेड किया, ट्रीटमेंट दिया जाता था। बी आर अम्बेडकर ने अपने जयंती में अपने बुक में भी लिखा है। और जिस वजह से जो है कि महात्मा गांधी नई तालीम स्कीम लेकर के आना चाहते थे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जो एजुकेशन है वो सबको मिलना चाहिए, और ये किसी एक आदमी का मोनोपोली इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, मतलब लिटरेसी वाला ही एजुकेशन में ये बात नहीं करते थे नई तालीम में। इसके ऊपर वो जैसे उस समय मेजर जो हमारा इंडिया में जो जो क्राफ्ट या फिर जो ऑक्यूपेशन था वो हैंडलूम का था। तो वो चाहते थे कि हैंडलूम का जो जो स्किल डेवलपमेंट जो है वो हो प्रॉपर, और टोटली अगर स्किल डेवलपमेंट होगा तो ऐसा होगा कि पढ़ाई आपका ख़त्म होते ही जो बंदा है वो, उसके पास डिग्री हो ना हो, वो एम्प्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास स्किल है, टैलेंट है। तो इसके वजह से क्या होगा कि पर्सनल डेवलपमेंट तो होगा ही, और अगर जब इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट्स होगा, जैसा आपको पता है कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है। जब मोरल्स चेंज होते हैं सोसाइटी के, इंडिविजुअल मोरल्स चेंज होते हैं, तो ऑल ओवर जो सोसाइटी है उसके एथिक्स चेंज हो जाती है। तो उस हिसाब से पर्सनल डेवलपमेंट जैसे ही होगा, तो सोसाइटी का जब एक एक बंदा डेवलप किया करेगा तो सोसाइटी अपने आप ही अपथ्रस्ट कर जाएगी। तो इस तरह के जो एजुकेशन, ये जो नई तालीम था उसका यही एम था, कि हर एक तबके के, सोसाइटी के हर एक तबके के लोग को, जैसे शेड्यूल का हो, या फिर कोई स्पेसिफिक कास्ट का हो, जेंडर का हो, चाहे वो पारसी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए। और ये जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है, ये ग्राम विकास, विलेज डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट का ये काम था। तो इस तरीके से वो एजुकेशन और लर्निंग के थ्रू जो है एक एक रिफॉर्म लाना चाहते थे। और इसके प्रिंसिपल जो थे वो चार चार प्रिंसिपल, ये कि पहला वो चाहते थे कि जितने भी जो एजुकेशन होने चाहिए वो उनके मदर टंग में होने चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होने चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो अपने मतलब ग्राउंड से जुड़ा रहे। और ये उस समय तो इंग्लिश और ये सब, हिंदी ये सब उतना ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, तो अलग अलग क्षेत्र में भी अगर भारत में है तो वो बिल्कुल गांव-गांव में भी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर पहुंच पाए, और उनके अगर वो अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में अगर वो कंफर्टेबल है तो वो उसमें ही उनको पढ़ाया जाए। सेकंड प्रिंसिपल क्या था कि जो वोकेशनल नीड है वो लोकेलिटी, मतलब इसको ऐसा कि हर एक गांव में जो भी उसकी जो मतलब जो नीड्स है उस गांव में, वो सब सारा कुछ का उसको स्किल ट्रेनिंग देना चाहिए। मतलब ऐसे चाहते थे मतलब गांधी जी कहते थे कि जो लेबर क्लास के जो लोग हैं, मतलब जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया है, वो सारा कुछ काम जो है वो देख कर सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो ये जो डिग्निटी उन्होंने अर्न करा है, ये लिटरेट क्लास जो है उनके पास स्किल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर इस तरीक़ा से अगर जो वोकेशनल कोर्सेज होगा, तो क्या है कि ये जो बीच में जो गैप है वो एक दूसरे का लोग समझ पाएंगे, और जो गैप जो है वो थोड़ा बहुत कम होगा। थर्ड वो कहते हैं लर्निंग शुड बी लिंक्ड विथ वोकेशनल वर्क, जैसे हमने बताया स्किल डेवलपमेंट का। फोर्थ है कि वर्क शुड बी सोशली यूजफुल एंड
प्रोडक्टिव नीडेड फॉर लिविंग। मतलब जैसे कोई भी अगर आप काम सीख रहे हो तो उसका कुछ एक मतलब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा पढ़ाई कीजिए जो कि सोसाइटी के लिए आपका वो आगे चल के काम आए और आप आगे जाके उसके ऊपर अर्निंग कर। तो अभी फ़िलहाल 2018 में ये लॉन्च किया गया भारत सरकार द्वारा, मतलब प्रकाश जावड़ेकर उस समय आपके मानव संसाधन मंत्री थे, तो उन्होंने ये चीज़ लॉन्च करा था। उनका ये कहना था कि ये सिस्टम जो है एजुकेशन का, वो पूरे इंडिया के जो चिल्ड्रन हैं उसके अंदर रेडिकलाइजेशन ला देगा। और मतलब गांधी जी भी ऐसा कहते थे कि ये अगर इस तरीके का जो ग्राउंड लेवल पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा रूरल लेवल पे, तो फिर क्या है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की वजह स्किल ट्रेनिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी हमारे हमारे जनता की, कि आगे चल के इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर रूरल मॉडिफिकेशन, ये सारा कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे। तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया मिशन मोड पे, नेशन वाइड पे, और 17 लाख स्कूल, 250 मिलियन स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट किए। और स्टार्ट हुआ था एक्सपेरिमेंट मोड पे सेवाग्राम महाराष्ट्र में जो है वहाँ से, उसके बाद आगे बढ़ा था। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल के ऊपर। द पैंडेमिक इम्पोजेस अ स्टीप लर्निंग कर्व। ये लिखा किससे गया, के द्वारा गया है? सुजीन बाबू इन रिसर्च, वो जो है कि वो रिसर्च स्कॉलर हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई। और रामास्वामी जो कि विजिटिंग प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आईआईटी दिल्ली में। इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो आर्टिकल है वो बेसिकली बताता है कि किस प्रकार से हमारा जो आजकल एजुकेशन सिस्टम है वो मॉडिफाई होकर के न्यू ई लर्निंग की तरफ में मुड़ता जा रहा है। और सिर्फ हमारा इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे अगर आपके घर से कोई बाहर अगर अब्रॉड पढ़ने जाएगा इस साल, तो उनको पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशंस, जितने भी जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जितने भी उसमें बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस जो हैं, वो अभी बोल दिए हैं कि नेक्स्ट अभी जो ये कमिंग जो ईयर जो चलने वाला है, जैसे अभी जनवरी तक या फिर मार्च तक, तो वो उसमें वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है कि ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे और अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और आगे टेस्ट कैसे देना है उसके जो है, या तो ऑनलाइन देना होगा टेस्ट, नहीं तो फिर कुछ प्रोविजंस किए जाएंगे। तो स्टे एट होम वाला ही सीन चल रहा है। तो इस वजह से जितने भी जो डाइवर्सिटी हैं हमारे इंडिया में, देखिए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। हायर एजुकेशन, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल कॉलेजेस, स्टेट रन, सेंट्रल रन यूनिवर्सिटीज़, और भी बहुत सारे जो हेट्रोजेनियस रिस्पॉन्सेज हैं। तो उन सब का अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स है पैंडेमिक को लेकर के, वो लोग अलग अलग तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ई लर्निंग जो है उन सब में ये चीज़ तो है ही। लेकिन अब ये से सब लोग ये चीज़ नहीं ला सकते हैं प्रॉपरली, एक बिल्कुल एक यूनिफॉर्म तरीके से। क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में अर्बन और रूरल जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में है। आप देखिए कि रूरल में बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी होती है, रूरल जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और फिर जो सब्जेक्ट्स भी जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ये सब सारे इंस्टीट्यूशंस में, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, डाइवर्स हैं। जिस वजह से अब देखिए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की पैंडेमिक की वजह से सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चेंजेस जो हमारे आ ही रहा है, और आगे सेवरल मंथ्स तक ये चलेगा भी। और शॉर्ट टर्म ये कि सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, तो वो आपके पीडियोगिक में पढ़ाने का जो तरीका है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा टफ और बिगर रोल मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम में लाने वाले हैं। क्योंकि अब अगर देखिए कि अभी ये कोविड-19 सिर्फ अभी खत्म होने वाला नहीं है, ये थोड़ा दिन तक अभी और चलेगा। तो अगर स्कूल कॉलेजेस शुरू भी हो जाता है, तो स्कूल कॉलेज को ये चाहिए कि उनको धीरे धीरे करके ई लर्निंग जो है कि अपने कैरिकुलम में इस चीज़ को लेकर के आना चाहिए, और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको इस चीज़ में पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हाउएवर अब देखिए कि इट इज़ वेरी हाई सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इंजीनियरिंग लेवल सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि उसमें डिस्टेंस लर्निंग भी अभी आजकल नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग में, पहले हुआ करता था। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने होते हैं जो कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए होता है। और जिस वजह से जो लैबोरेटरी और प्रैक्टिकल ये सब सारे जो रिलेटेड जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि अब सामने से बंदा बता तो देगा वो सब कुछ करके एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब जब तक आप खुद से करके देखोगे नहीं तो आप उसको सीखोगे नहीं। तो जिस वजह से ये जो ऑल ओवर जो इंडिया अभी जो जितने भी जो टेक्नोलॉजी एजुकेशंस हैं, वो सबको थोड़ा बहुत मतलब इसमें अभी रमने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद भी दूसरा और क्या चैलेंज है, तीसरा कि
नेशन वाइड जो बैंडविड्थ है आपका, जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट का, वो भी उतना सही नहीं है। मुंबई, दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में जो है वो काफ़ी अच्छा बैंडविड्थ मिल जाता है, वाईफ़ाई, फाइबर ऑप्टिक्स ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन गाँव देहात में अभी भी जो लोग हैं कि वो मोबाइल के थ्रू पढ़ाई करते हैं और मोबाइल डाटा के थ्रू, और यहाँ तक कि आपके जम्मू कश्मीर में तो अभी जब बैन भी लगा हुआ है कि इंटरनेट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब अनइक्वल एक्सेस है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जनता को सहना पड़ता है, और यूनिवर्सलाइजेशन जो है हम लोगों का किसी भी प्लान का, वो अभी होना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। बियॉन्ड क्लासरूम लेक्चर्स एंड कोर्सेज अगर आप देखो कि और भी बहुत सारे सीरियस इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि अभी सर्वे हुआ था कुछ दिन पहले, तो इसमें ये निकल कर के आया कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज पर्सनल इंटरेक्शन और डिस्कशन जो है वो किसी भी रिसर्च सुपरविज़न का एक काफ़ी मुख्य भाग है। और जितने भी जो डॉक्टर्स और रिसर्च हैं और फिर जितने भी सुपरविज़न हैं, वो सारा कुछ आपका मतलब ऑनलाइन होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिकल क्राइसिस जो अभी हमारे देश में आ चुका है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं, और इस वजह से जो अभी जो हमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, वो सब सारा कुछ को मेंटेन करना, बनाना, ये सब लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है, जिसको आगे चल के हमें इसको ध्यान दे कर के आगे चलना होगा। Next, about a month ago, we asked teachers and students across the India to share their experience on education during the crisis. तो उन्होंने ये सारा कुछ क्या बताया उस वाले पूरे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्श एक ट्रुथ है कि उन्होंने बताया कि सम थिंग्स आर सेल्फ एविडेंट। जैसा हमने आगे डिस्कस करा था कि इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़्यादा मतलब मतलब अनयूनिफॉर्म है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। फिर वो ये भी बताए कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका वो लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते हैं रियल टाइम में। बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो कि हिचकिचाते हैं अभी ऑनलाइन पढ़ाने में। और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी जो है कि घर में बहुत कम जगह पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल पाता है। दूसरा कि रूरल एरियाज़ में मेट्रो सिटीज़ की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ये सब हम लोग को पता ही है। टीचर्स का जो है ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो कॉशियस बिहेवियर है, वो तो आपको पता ही है। तो अभी फ़िलहाल जो है, अभी जैसे पैंडेमिक आया, सारे इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि आप डिजिटल जाइए, डिजिटल जाइए। लेकिन बहुत सारे टीचर्स अभी भी आप जिनको जानते होंगे और गाँव देहात में वो पढ़ाते हैं, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मतलब शहर में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी टीचर्स जो हैं वो हर कोई उतना ज़्यादा मतलब कंप्यूटर से हैंड्स ऑन नहीं है, उनका उतना प्रैक्टिस नहीं है। तो जिस वजह से अभी फ़िलहाल जो है उतना क्वालिटी कंटेंट निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन ये धीरे-धीरे करके मतलब आज से 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल के बाद ये क्वालिटी कंटेंट करके निकल कर आना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूरत ये है कि हम लोग पैंडेमिक के बाद भी इस चीज़ को छोड़े नहीं, क्योंकि MOOCs जो है मासिव ओपन ऑनलाइन क्लासरूम, जो हमने अभी ये टॉपिक से पहले जो डिस्कस करा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थ्रू एनपीटीईएल और स्वयं पोर्टल, ये सब के थ्रू ये काफ़ी दिन से ये चलाया जा रहा है। लेकिन इसको ऑल ओवर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं नेशन में, उनके उनके अंदर ये चीज़ को उतारा नहीं गया। तो अब ये टाइम है कि ये जो जो प्रोसेस है वो सबको सबके अंदर उतारना चाहिए, क्योंकि जो इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं ई-लर्निंग से। इससे क्या होता है, डेमोक्रेटाइज़ेशन ऑफ नॉलेज हो जाता है, जिसको मान लीजिए पैसे नहीं हैं जिनके पास, जो कोचिंग नहीं जा, जैसे आप ही लोग अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग जा कर के और 1.5 लाख 2 लाख दे कर के और कोचिंग अफ़ोर्ड कर पाएँ। तो वो लोग यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, और नेशन वाइड जो है वो एसेस ऑफ एजुकेशन जो आम जनता है वो कर पाएगी, और इस वजह से अपॉर्चुनिटी ऑफ चेंज आ सकता है हमारे हायर एजुकेशन में। फ़िलहाल ऐसा है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं, नॉलेज के लिए नहीं। लेकिन अगर ये सिस्टम अगर आ जाता है, तो इसमें क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोग खुद से अपने चॉइस से न्यू कोर्सेज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा ये कि हर एक कोर्स को अगर आप कॉलेज में जाके पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको जाके नाम लिखवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो बुक्स से, या फिर किसी लेक्चर्स के थ्रू, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप किसी भी रेम्स और किसी भी स्पेयर्स में जा कर के पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये
एक कहीं न कहीं जो है गांधी जी की नई तालीम वाली जो आइडिया था उसके उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि वो ये ऐसा चाहते थे कि ये एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम हो, जिसमें कि हर एक तबका का, सोसाइटी का हर एक तबका और हर एक वो किसी भी चीज़ को जाकर, मतलब कोई भी चीज़ वो पढ़ाई कर सके और फ्री, मतलब कोई भी ऐसा भेदभाव ना हो, इकोनॉमिकली या फिर सोशली, कोई सा भी चीज़ में ऐसा भेदभाव ना हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स के थ्रू हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और अभी क्या ज़रूरत है, जैसा गांधी जी कहते थे कि रीजनल लैंग्वेज में इसको उतारना चाहिए, तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादातर हमें सब कुछ प्रोवाइडेड है, और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तेलुगु और ये कन्नड़, ये सब भाषा में भी साउथ में ऐसे अवेलेबल है सारी चीज़ें। लेकिन इसको और भी ज़्यादा पंजाबी, बंगाली, उड़िया, ये सब लैंग्वेजेस में लाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। तो अडेप्टेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एक मुद्दा है, और पीडियोलॉजिक मटेरियल जितने चाहिए नेशन वाइड अलग-अलग लैंग्वेजेस में, वो सब को अभी फ़िलहाल शॉर्टेज हो सकता है, स्टाफ का भी और रिसोर्सेज का भी। लेकिन गवर्नमेंट को इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और जिससे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे सोसाइटी में आ पाएगा। कि अगर बाई चांस, जैसे कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ऐसा चलाई थी कि लैपटॉप ले लो योजना वाला जो चला था आपके वो समाजवादी पार्टी के थ्रू, जिसमें वो लोग लैपटॉप प्रोवाइड करवाते थे। बहुत सारे ऐसे लोग, वैसे अभी चलता है, अभी भी चलता है ऐसा कि बहुत सारे स्टेट्स में जो अभी जब कोई इलेक्शन होता है तो वहाँ पे मोबाइल्स या फिर लैपटॉप ऐसे देने का अभी भी चल रहा है चलन। तो इस प्रकार से नेशन वाइड ऐसा होना चाहिए कि सबके पास डिजिटली सब कुछ अवेलेबल हो। जैसे कि कुछ दिन पहले जब स्कूल स्कूल वाला जो मुहिम चला था, उसमें गर्ल्स नहीं आ पाती थी स्कूल, क्योंकि वो उतने दूर से आना, उनको ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम था, तो साइकिल बांटा गया था, बाईसाइकिल बहुत सारे, तो ऐसा बहुत हैवी सर्ज देखा गया कि लड़कियां फिर खुद से साइकिल चला चला के स्कूल में आती थी। तो इस प्रकार से डिजिटलाइजेशन अगर आपको लाना है, डिमार्केट डेमोक्रेटाइजेशन लाना है एजुकेशन सिस्टम में, तो आपको इस प्रकार के लैपटॉप्स वितरण और इस सब कुछ करना ही पड़ेगा। और फिलहाल तो ऐसा है कि 2022-2024 तक हो सकता है चलेगा आपका कोविड-19। तो हर एक कैंपस को इस अनुसार किस प्रकार से इसको ब्लेंड करना है एजुकेशन और को, और आपका ई लर्निंग को, वो सोचना पड़ेगा आगे चल के, जिसमें न्यू पीडियोलॉजिक पैराडिग्म जो है वो लेके आना पड़ेगा, चाहे एडवर्सिटीज हो फिर भी। समरी देख लेते हैं एक बार क्या हमने पढ़ा अभी इस वाले टॉपिक में। न्यू टीचिंग स्टाइल्स जो अभी आया है ई लर्निंग के वजह से, डाइवर्सिटी इन एजुकेशन सिस्टम, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, वो सारे इंस्टीट्यूशंस की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी है थोड़ा बहुत, हमारे हर कोई हर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता है ड्यू टू इन एडुकेसी ऑफ स्टाफ्स एंड रिसोर्सेज, और भी गवर्नमेंट मतलब रूरल और अर्बन गैप है। फिर हाईली सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या क्या हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं जो कि आप ऑनलाइन में सिर्फ नहीं पढ़ा सकते, प्रैक्टिकल के लिए आपको इंस्टीट्यूशन में जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ अभी कुछ दिन बाद कुछ उसमें और इनोवेशंस या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रिटिकल है कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बढ़ाएं, और इस चीज़ को हम लोग और मोटिवेट करें टीचर्स को। और ये किस प्रकार से पूरे तरीके से आपका गांधी जी की नई तालीम जो उस टाइम पे गांधी जी ने जिक्र किया था 1930s में, तो वो किस प्रकार से इसमें हेल्पफुल है। नेक्स्ट आर्टिकल, अभी देखिए प्लेसिबो बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा है, 3-4 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था प्लेसिबो। वो अंडरस्टूड था कि एक दवाई है, लेकिन वो दवाई क्या है, किस प्रकार का वो काम करता है, ये हमने नहीं डिस्कस करा था। तो आज थोड़ा सा हम लोग मतलब उसके बारे में देख लेते हैं कि ये प्लेसिबो क्या है एक्चुअली। तो प्लेसिबो एक ऐसा दवाई होता है कि वो सेम, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स जब होते हैं ना, तो उस टाइम पे रैंडम क्लिनिकल ट्रायल्स, तो उस टाइम पे हमने उस समय डिस्कस किया था 2 दिन पहले, अभी फिर से बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई एक दवाई टेस्ट करना है, मैंने कोई एक दवाई दवाई का इन्वेंशन किया है, तो वो दवाई को टेस्ट करना है, क्लिनिकल ट्रायल होगा उसका, तो प्लेसिबो उसके साथ मिक्स करके जो पूरी जनता है उसको दी जाएगी, और वो प्लेसिबो जो भी आएगा दवाई, वो जो नया दवाई आएगा बिल्कुल उसके जैसा ही डिट्टो वो दिखेगा, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं होगा उसके टैबलेट्स में, उसके कवरेज में कुछ भी नहीं डिफरेंस होगा, लेकिन अंदर का जो कंटेंट है वो डिफरेंट होगा। जैसे जो दवाई है, जो ड्रग जो जो इफेक्टिव ड्रग है, उसके अंदर जो दवाई आएगा वो आपका बिल्कुल प्रॉपर केमिकल कॉम्पोजिशंस के साथ आएगा, और जो प्लेसिबो आएगा उसके अंदर सिर्फ शुगर, स्टार्च, जो आपकी नॉर्मल ग्लूकोज की गोली जैसे उस टाइप का वो होगा, लेकिन दिखने में वो सेम होगा। तो जो डॉक्टर भी जो
वितरण कर रहा है किसी पेशेंट्स को, मान लीजिए 150 पेशेंट के ऊपर टेस्ट हुआ है, तो 150 में से मान लीजिए 1:1 एक को नंबर 1 को दिया, नंबर 1 पेशेंट को दिया गया प्लेसिबो, नंबर 2 को दिया गया जो जो भी ड्रग जिसको टेस्ट करना है वो, नंबर 3 को दिया गया फिर से प्लेसिबो, नंबर 4 को जो भी ड्रग जो टेस्ट करना है वो। फिर लास्ट में जो है, अब देखिए ड्रग्स तो ये लोग खा लिए जो भी, लेकिन जब उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा तो उसमें तो वो केमिकल कॉम्पोजिशंस का कुछ ना कुछ असर होगा ही, कि कौन ग्लूकोज खाया था और कौन वो वाला दवाई खाया था, उससे पता चल जाता है ब्लड से। तो उसके थ्रू सैंपल्स निकाला जाता है लास्ट में, कि कितने लोग प्लेसिबो से ठीक हो गए और कितने लोग जो है वो ड्रग खा करके, जो न्यू हम लोग जो जिसको हम लोग जो एक्टिव जो ड्रग है उसको चेक करते हैं कि वो कितने लोग वो ड्रग खा करके और ठीक होकर के आ गए। तो जिस वजह से अभी देखिए पतंजलि का जो न्यू क्लेम आया है अभी, तो आईएमसीआर, आईसीएमआर और आईएसआईआर, इन दोनों ने इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाया है कि आप किस प्रकार से नेशन वाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और ये बता सकते हैं कि हमने आयुर्वेदा में जो है कि क्योर 100% क्योरिटी का श्योर श्योर है हम लोग कि 100% क्योर हो जाएंगे कोविड-19 के पेशेंट्स। तो इसके लिए रेगुलेटरी चेक चाहिए, आपको बैलेंसेस चाहिए, और कोरोनिल जो नाम है उनका, जो जो दवाई का जो पतंजलि ने लॉन्च करा है, तो उसके लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य था, और बिल्कुल रिकॉर्डेड मैनर में आपको ये चीज़ करना चाहिए था, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मतलब बाबा रामदेव ऐसा करते हैं दावा कि किसी एक संस्था राजस्थान में, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ को किया था परफॉर्म, जो जो क्लिनिकल ट्रायल है, और ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस वाले दवाई में कि वो मैजिक ड्रग बन जाए। लेकिन ये इस तरह का क्लेम, और पहले भी जो है हमारे भारत सरकार जो है, मतलब भारत की जो जनता है, वो आयुर्वेदा के थ्रू कितना ज़्यादा उनका मतलब झुकाव है। तो इस तरह के जो क्लेम्स हैं, आप इस प्रकार के पैंडेमिक सिचुएशन में कि आपके पास ठोस सबूत नहीं है कि सही में आपने ये चीज़ को एडमिनिस्टर करवाया है कि नहीं करवाया है, क्लिनिकल ट्रायल, आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स नहीं है, तो आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या है कि जनता में एक फॉल्स आश्वासन आ जाएगा कि हम ठीक हो जाएंगे ये खाकर, लेकिन वो चीज़ होगा नहीं। हालांकि डॉक्टर रामदेव बाबा ऐसा बोलते हैं कि 17 दिन में जितने लोग भी ये चीज़ को खाए थे, हमारे इस दवाई को, वो लोग सब बिल्कुल प्योरली 100% ठीक हो गए थे। तो क्लिनिकल ट्रायल अब क्या होता है, प्लेसिबो जैसे हमने आपको बताया कि कुछ लोग को लिया जाता है, उसमें से कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग ऐसे नॉर्मल जो दवाई है वो खाते हैं। तो इसमें 31 को ऐसे किया गया, इसमें से 50, मतलब ऐसे टोटल एक ग्रुप लिया गया था, इसमें से कि 50 में से 45 लोग जो है वो प्लेसिबो खा करके ठीक हो गए थे, और और उसके बाद बाकी के जितने जो लोग थे आपके, तो टोटल 45 लोगों को टेस्ट किया था क्लिनिकल ड्रग के ऊपर, और 50 लोगों को प्लेसिबो के ऊपर, जिसमें से कि ऐसा पाया गया कि 31 थर्ड डे जिस दिन टेस्टिंग हुआ उसके तीसरे दिन 31 लोग जो ड्रग जिनको दिया गया था, जैसे उन लोग में से 45 में से 31 लोग उनमें से रिकवर कर गए, और 50 में से 25 लोग जिनको प्लेसिबो दिया गया था, सिर्फ स्टार्च की गोली, वो भी रिकवर कर गए। लेकिन आगे ऐसा बताया गया कि 100% लोग जो है मेरे वाले दवाई से रिकवर कर गए। लेकिन ये भी है कि जितने लोगों को दवाई दिया गया था वो लोग सब माइल्डली सिम्टोमेटिक थे, मतलब उनको कोरोना बिल्कुल भीषण नहीं था, बिल्कुल हल्का-फुल्का उनको कोरोना था। और फिर उसके बाद जो डॉक्टर थे जिन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में जो इन्वॉल्व थे, उनको उनसे ये भी बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा होता है कि जब ये हो जाता है टेस्टिंग, तो उसके बाद ये जो पूरा जो डाटा है उसको दिया जाता है पीयर रिव्यू के लिए, जिसमें साइंटिफिक स्क्रूटनी की जाती है कि इसमें क्या सही था क्या नहीं था, सब कुछ करने के बाद जो है वो दिया जाता है जीसीसीआई के आगे के पास, आईसीएमआर, ये सब उनको टेस्ट मतलब देखते हैं, उसके बाद उसको लाइसेंस दी जाती है किसी भी दवाई को ऑल ओवर इंडिया में चलाने के लिए, मतलब उतारने के लिए धरातल पर। लेकिन वो पीयर रिव्यू के लिए इसका जो रिपोर्ट था वो आगे बढ़ाया ही नहीं गया, जिस वजह से जो कंपनी का जो क्लेम है कि वो सारे अकाउंट्स को क्लियर करता है, वो बिल्कुल ही निरर्थक है, और इस चीज़ को जो है कि देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ दिन पहले हाइड्रोक्लोरोक्वीन
के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंडिया की किरकिरी हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि उसको बाद में जब यूएसए उसको इंपोर्ट करवाया अपने पास, तो उस समय उसको चेक किया गया और इसी तरह के प्लेसिबो वाला टेस्ट उसका वहाँ पे भी हुआ था, जिसमें कि ऐसा पाया गया कि बहुत लोग उससे नहीं ठीक हो पा रहे हैं और किसी किसी को तो इससे प्रॉब्लम भी हो जा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी हाई डोज का था, तो जिस वजह से उसको प्रॉब्लम आया, तो जिस वजह से ये कहा जाता है इंटरनेशनल ड्रग फार्मास्यूटिकल में कि किसी भी दवाई को, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है कि इंटरनल ऐसे क्षमता होती है कि एंटीबॉडीज़ वो खुद से तैयार कर लेता है, और वो हमारे इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो हम लोग खुद से ही उसको उभर कर मतलब आ जाते हैं। बहुत सारे ट्राइबल लोग भी है जो होते हैं, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ ये सब में, तो वो लोग दवाई तो बिल्कुल लेते ही नहीं है, तो वो लोग खुद से ही घर में ही ठीक हो जाते हैं इम्यून सिस्टम के वजह से उनके। तो कोरोना में भी ऐसा हो रहा है बहुत सारी जगह पे कि दवाई नहीं है तो वो खुद से बहुत लोग जो है कि ठीक हो जा रहे हैं। तो जिस वजह से किसी भी दवाई को अगर आपको लाइसेंस देना है तो उसमें मेथड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सिवाय उसके कि आउटकम क्या है, ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है वो बात की बात है, लेकिन मेथड आपने क्या फॉलो किया है, वो साइंटिफिक स्क्रूटिनी के थ्रू पास हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आप देखिए कि ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम और फार्मास्यूटिकल ड्रग, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये सब यूनानी, ये सब में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट चलता रहता है, काफ़ी पुराना है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखिए इतने बड़े पैंडेमिक के थ्रू अगर हम देखें तो इस टाइम पे आईसीएमआर, आईसीएसआर इनको नेशनल इंटरेस्ट पे, या फिर नेशनल साइंस एकेडमीज जितने भी हैं उनको नेशनल इंटरेस्ट पे ये चीज़ कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जितने भी जो ड्रग आ रहे हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर साइंटिफिक स्क्रूटनी के साथ ही नीचे उतारे, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या फिर होम्योपैथिक हो, और अगर जो नहीं करे इस तरीके का सरपास करने की कोशिश करे उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नेग्लिजेंस का लगाना चाहिए। समरी में क्या है, पतंजलि ड्रग के बारे में हम लोग बात किए, क्लेम्स ऑफ सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स, और नेक्स्ट व्हाई मेथड इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ फ्रॉड। नेक्स्ट आर्टिकल है मेरा, गेटिंग आउट ऑफ गन जर्म्स एंड स्टील्स क्राइसिस। तो ये इसमें सब कुछ नहीं हमको पढ़ना है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिखा है ये चीज़, तो इसमें थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंडल्जेंस आ जाता है। तो आर्टिकल एक्चुअली, गन का मतलब जो वॉर अभी हम लोग के देश के ऊपर है, जर्म्स का मतलब कोविड 19, और स्टील का मतलब जंक। जंक जो है, एक अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस करा था कि मोडी जो एक रेटिंग एजेंसी है, वो हमारे भारत के जो, जैसे हम सिर्फ भारत नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी जो इकोनॉमिकल जीडीपीज होते हैं, उनको उनको डेफिसिट के अनुसार, जैसे गवर्नमेंट का कितना डेफिसिट है, कितना बोरोइंग है, उसके अनुसार उनको डिक्लेयर करता है कि ये कंट्री जो है वो जंक क्राइटेरिया में है, या फिर उसकी क्या रेटिंग है, उसके इकोनॉमी हेल्दीली ग्रो कर रही है। तो ये रेटिंग को देखने के थ्रू ही फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग किसी भी देश में इन्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसके मायने हो जाते हैं। तो अभी आर्टिकल के ऊपर आते हैं। आर्टिकल में ये कहते हैं कि किस प्रकार से चाइनीज़ गन, कोरोना जर्म्स और स्टील जो है वो बिज़नेस के, मतलब बहुत सारे बिज़नेस इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि बैंक्रप्सी के कगार पे हैं, बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी जो आर्ग्यूएबली ऐसा है कि इंडिया जो है मिलिट्री, हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस के बिल्कुल चरम सीमा पे है, और इस टाइम पे इंडिपेंडेंट लार्ज क्राइसिस जो है, मतलब ऐसा बहुत सारे रिजोल्यूशन हमें लेकर के आना पड़ेगा इंडियन भारत सरकार को, जो कि इन सब चीज़ से निपटने में काफ़ी ज़्यादा कारगर हो। स्ट्रैटेजिकली एक्शंस लेने पड़ेंगे चाइनीज़ मिलिट्री के खिलाफ, और हेल्थ पैंडेमिक के थ्रू हमें रेगुलर कांस्टेंट मॉनिटरिंग, जैसे कि वापस भी आ जाता है, जैसे चाइना में अभी वापस आ गया था, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा युद्ध स्तर पे जो है कि मॉनिटरिंग करी, स्क्रीनिंग करा इस चीज़ के ऊपर। हम लोग भी इंडिया में अभी 2 लाख के करीब में स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो इस चीज़ के वजह से, और नेक्स्ट जो इकोनॉमिकल कोलैप्स जो आ रहा है इनॉर्मस, हमारे पास एक चैलेंज है, उसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, ये चीज़ भारत सरकार को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कारगिल युद्ध भी जब हुआ था तो इंडिया के
जो पाकिस्तान नेबर जो था, तो उसके साथ इस टाइम पे इंडिया की जो मेडिकल जो मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा सूट अप हो गई थी। जैसे 20% उस साल जो है कि वो पिछले साल के 1999 में जब हुआ था, तो 20% 1999 साल में जो है कि वो सूट अप कर गया था और वो बढ़ गया था इकोनॉमिक, मतलब मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर। उसके 1998 में 20% कम था। तो उस प्रकार से वो तो पाकिस्तान था। अभी आप पाकिस्तान को चाइना के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चाइना के पास बहुत पैसा है, जीडीपी हमसे उसका करीब करीब तिगुना है हमारे हमसे ज़्यादा। तो पैसे उसके पास बहुत सारे हैं, तो वो कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक लड़ाई वो लड़ सकता है अपने दम पर। तो उसके साथ लड़ाई करने में हमारे जो डिफेंस का जो बर्डन है, बजट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि डबल ट्रिपल हो जाए अगर हम लोग उससे लड़ने में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार में देखिए कि जो नेसेसिटी है वो ये है कि हम लोग अभी फिलहाल थोड़ा सा ज़्यादा टैक्टिकल वे में आगे बढ़े। हाँ ठीक है, हमारे कुछ जवान शहीद हो गए हैं, हमारी कुछ लद्दाख की जो टेरिटरी है वो ग्रैब कर लिया गया है चाइना के द्वारा। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो वो ये इस प्रकार के लैंग्वेज यूज़ करेंगे, इनको नहीं देखने का है। आगे बढ़े। 2% हमारा जीडीपी का जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम लोग बजट में हम लोग को निवेश करना पड़ेगा। और चाइनीज़ जो डिफेंस का जो बजट है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा है। तो फिलहाल हमें उस चीज़ में अभी उतरने की ज़रूरत नहीं है, वॉर करने की। हेल्थ केयर में हमें ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हमें पता चला है कि कितना ज़्यादा हमारी जर्जर सिचुएशन है। 1.5% जीडीपी की जो है हम लोग खर्च करते हैं, लेकिन चाइना जो है वो 3% यू खर्च करता है और अमेरिका जो है वो 9% खर्च करता है। तो इस टाइम पे हमारा जो जो वैक्सीन अगर हम लोग जब तक अवेलेबल नहीं हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगले ये सीजन के थ्रू ये और भी ज़्यादा बार बार ये कोविड 19 आता रहेगा। और हमें इस टाइम पे किस प्रकार से आगे कॉशियस वे में आगे बढ़ना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ समझना पड़ेगा। और एडिशनल फंड जो है हमारे मेडिकल सेक्टर में निवेश करना पड़ेगा भारत सरकार को, चाहे वो पीपीपी मॉडल से करे या फिर खुद से करे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा अभी अनिवार्य है। तो नेशनल लॉकडाउन सिर्फ ये इकोनॉमिकली मतलब फिजिबल नहीं है। इकोनॉमिक सिचुएशन आपका ये ठीक नहीं कर सकता है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन से तो आपको निकलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो उसको किस प्रकार से आपको उसमें उससे लड़ना है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की जो जो मैक्सिमम जो जो आती है, जो मतलब जो टैक्स जो आता है, या फिर जो मतलब जो नेशन में जो आपका जीडीपी जो बढ़ाता है, वो 4 मेजर ड्राइवर से आता है। पहला कि आदमी लोग कितना खर्च कर रहा है मार्केट में, कितना वो कंज्यूम कर रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर, मनरेगा, ये सब के थ्रू। और तीसरा कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, कि बाहर से कितना हमारे यहाँ एफडीआई और ये सब सारा कुछ आ रहे हैं, जो मैकडोनल्ड्स और ये सब यहाँ पे ला करके और अपनी कंपनियां मतलब बैठा रही हैं, तो वो सरकार को भी टैक्स दे रही है और यहाँ के लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। और फिर उसके बाद कि जनता कितना ज़्यादा खर्च करती है। ये सबसे ज़्यादा जो है कि अगर 100 रुपया भारत सरकार के पास आता है, तो उसमें से 60 से 70 रुपया तो वही होता है कि जनता कितना खर्च करके स्पेंड करके हमारे मार्केट में दे रही है। तो मनी का सर्कुलेशन कितना हो रहा है और जीडीपी में वो कितना ज़्यादा हमारा प्रयोग कर रहा है। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से जो है कि ये खर्च तो हो नहीं पा रहा है बिल्कुल ही। लोग खर्च नॉमिनल, आपको ही पता चला होगा कि जैसे आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे उतने के उतने रह ही गए, थोड़ा बहुत खर्च हुआ होगा, मतलब थोड़ा ही बहुत खर्च हुआ। बहुत सारे ऐसे जो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका ऐसे ही हुआ कि राशन अगर उनके घर में आकर रखा गया है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत मेडिकल खर्च अगर हो पा रहा, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो ही हो रहा है, नहीं तो वैसे ज़्यादा खर्च हो नहीं पा रहा है। तो मार्केट जो है बिल्कुल ठप पड़ा है, जिस वजह से जो प्रॉब्लम है हमारे जीडीपी के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेव है। और ऐसा है कि जो अभी ग्लोबल इकोनॉमी में भी जो है, जो ट्रेड लेवल अभी इंडिया का है, वो जो 2014 में करीब 55% था, लेकिन अभी 2020 में वो 40% तक आके घट गया है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हम ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी भी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है। तो हमें अपना डोमेस्टिक लेवल पे ही इंक्रीमेंट करना होगा। फिर नेक्स्ट है कि किस प्रकार से हम लोग फंड को हम लोग ला सकते हैं और मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि फंड जो है, आप एक न्यू डील करके एक फंडा था 1930s में, तो उसमें क्या हुआ था कि डिप्रेशन आ गया था बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोबल मार्केट में। तो उस समय फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है यूएसए के उस समय प्रधान राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने बहुत सारे जो है कि नोट छाप छाप करके अपने जीडीपी में इन्फ्लुएंस कर दिए थे। तो उससे उनकी जो जीडीपी है थोड़ी सी डिप्रेशन से ऊपर उभर कर आई थी, और जो जनता के पास जो स्पेंडिंग पावर है वो थोड़ा सा बढ़ा था। लेकिन
अभी क्या इंडिया की गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? देखिए ऐसा जो है इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा अगर आप फंड करेंसी छाप करके अपने जनता में दे दें तो ह्यूज इन्फ्लेशन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ सूडान में ये चीज़ अभी हमने देखा है कि वहाँ पे जो चल रहा था आपका वहाँ पे जैसे सिविल रिबेल चल रहा था अभी, तो उसमें जो है वहाँ पे बहुत सारे वो लोग जो है कि पैसे छाप-छाप कर और वो लोग उतारे थे। ऐसा भी और भी आपके साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, कि उसमें भी वहाँ पे पेट्रोलियम का पूरा काम होता है, वहाँ पे भी सिविल रिबेलियन चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था, तो वहाँ पे मतलब 10,000 1 लाख का नोट भी वहाँ पे उतारा जाता उस वाले देश में, मतलब वो देश का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। साउथ अमेरिका में बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर पे है पेट्रोलियम का, उसका मैक्सिको के जस्ट बगल में है, तो वो पेट्रोलियम का भी काम करती है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, तो ये कोई मतलब ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपने कंट्री का करेंसी बिल्कुल कितनी भी तरीके से छाप सकते हो, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। अभी फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो करीब करीब 10% ऑफ दिस ईयर जो है वो जीडीपी जो है वो उसमें सफ़र करने वाला है, क्योंकि जो वी कर्व इकोनॉमिकल रिकवरी वाला जो बात हो रहा है कि अभी नीचे गिरा है लेकिन फिर से ऊपर बढ़ेगा, तो उसमें आप देखिए कि 5% फॉल फॉल तो अभी ही हो चुका है, और आगे चल आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जो है वो आपका फॉल आने की ऐसे मतलब उम्मीद है, क्योंकि 2% जीडीपी तो अभी आप खर्च कर दिए हो सिर्फ रिकवरी करवाने में, उसके बाद आगे जो है जीडीपी और मतलब अभी धीरे धीरे मार्केट जैसे उठेगा तो इतनी फास्ट तो बढ़ेगा नहीं जीडीपी, तो 8% जो है आपका वो श्रिंक करने का ऐसा मतलब अनुमान, ऐसा इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो जंक रेटिंग रिस्क अभी क्या है, हम बोरो कर सकते हैं क्या? ठीक है, हम छाप नहीं सकते हैं, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, बोरो कर सकते हैं क्या मार्केट से? नहीं, बोरो भी नहीं कर पाएंगे आप अभी, क्योंकि अगर आप बोरो करेंगे तो आपकी जो रेटिंग है इंटरनेशनल मार्केट में वो जंक से जस्ट एक ऊपर है। हमने डिस्कस करा था मोडी जो रेटिंग था, वो मोडी रेटिंग में इंडिया की जो रेटिंग है वो जंक से जस्ट एक ऊपर है, तो जस्ट एक ऊपर है। अभी अगर हम फिर और डेफिसिट बढ़ाते हैं बाहर देश से, अगर हम लोग कोई इंटरनेशनल बैंक से अगर हम उसको बोरो करते हैं, तो हमारी जो डेफिसिट है भारत सरकार की गवर्नमेंट की उसके ऊपर ही वो रेटिंग होती है, और भी कुछ कुछ मेजर्स होते हैं, तो हमारा वो डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो उस वजह से हम लोग जंक क्राइटेरिया में आ जाएंगे, तो एफडीआईज आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये राइटर कहते हैं कि इस टाइम पे भारत सरकार के पास दशरथ डायलामा है कि अपनी कंट्री के बॉर्डर्स को बचाएं, चाइना के थ्रू वहाँ पे लड़ें, या फिर अपने सिटीजन्स को बताएं बचाएं, हम यहाँ पे पीडीएस और ये सब सारा कुछ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखें, या फिर हम लोग जो जंक रेटिंग है उससे भारत सरकार को या फिर भारत की इकोनॉमी जो है उसको बचाएं। तो इकोनॉमिक्स कुछ ऐसे आर्ग्यू करते हैं कि तीसरा एक वे है, जैसे हमने कुछ दिन पहले डिस्कस करा था कि इकोनॉम इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर, जैसे कि अगर आरबीआई जो है वो पैसे छाप करके अगर भारत सरकार को देगी तो वो डेफिसिट खाता में आ जाएगा और भारत सरकार का डेफिसिट बढ़ जाएगा। कोई बाहर देश से भी अगर वो लेता है तो वो भी अपने खाता में चढ़ा करके देगी, तो भारत सरकार का डेफिसिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आरबीआई ऐसा करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे जो है वो छाप करके और कोई खाता में मेंटेन करके नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रांसफर कर देती है भारत सरकार को, तो वो आपके अभी नॉर्म्स में तो नहीं है, वो मतलब न्यू वे हो जाएगा ना, ये तो नया तरीका है, तो वो पुराने रूल्स में नहीं है। पुराने रूल्स में सिर्फ और सिर्फ यही था कि बैंक जो खाता ऐसा यूएस कर सकता है कि वो अपना करेंसी कभी भी कैसे भी करके छाप सकता है, लेकिन हम लोग ये को नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम लोग किसी भी टाइम पे किसी भी चीज़ को छाप नहीं सकते हैं। ये जो थर्ड मेडिकल वाला जो इनका जो जो पॉइंट है वो थोड़ा सा निरर्थक हो जाता है। तो फिलहाल ऐसा वो ये राइटर सजेस्ट करते हैं कि इंडिया को ये करना होगा कि जो पहले जो दो तीन जो मुद्दे हैं, जो जो वॉर वॉर वाला और फिर मेडिकल वाला और आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब सारा कुछ को दुरुस्त करने वाला जो बात है, इनको आप सेव कर लीजिए, गन जर्म्स एंड स्टील को सेव कर लीजिए, और पैसे आप जो है इंटरनेशनल मार्केट से ले लीजिए, और भले जंग अगर हो जाता है फिलहाल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए कुछ दिन, अभी आप जब सर्वाइव कर जाओगे तो फिर अपने आप हमारी जो इकोनॉमी है वो इस वाले लेवल से बाहर निकल के आ जाएगी। तो आज ये इतना ही था। इस वाले समरी का हम एक बार आप देख सकते हो, इसमें समरी की जम्स गन जम्स और स्टील के बारे में बात हुआ, उसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर के बारे में बात हुआ, किस प्रकार से चाइना का जो 4 गुना ज़्यादा है हमारे से डिफेंस एक्सपेंडिचर, और फिर किस प्रकार से अगर हम लड़ाई करेंगे अभी तो कारगिल वॉर के टाइप से हमारा जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा उसमें बह जाएगा, और डिफेंस एक्सपेंडिचर 20% से ज़्यादा हो सकता है बूस्ट कर जाए, तो जिस वजह से हमारा जो डेफिसिट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, जंग
रेटिंग से बचने की ज़रूरत है। और फिलहाल राइटर ऐसा सजेस्ट करते हैं कि डील करना चाहिए हमें, जंक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गन, जर्म्स और स्टील जो हमारा जो जो क्षेत्र है, जो जो डायमेंशंस है, उसको सेव करके भारत सरकार को आगे चलना चाहिए। तो थैंक यू, बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।